नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले जीएस का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों यदि आप यूपी पुलिस या फिर दोस्तों आप लेखपाल, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों या फिर होमगार्ड, आप दोस्तों इनमें से अगर आप किसी की भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस जीएस के प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारी भोपाल त्रासदी गैस जो हुई थी, यानी कि, तो दोस्तों उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मैथिल आइसोसाइनाइड, या दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को दोस्तों हम कहते हैं मिथाइल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं मिथाइल आइसो, इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या नाम है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। और दोस्तों बात करें, ये दोस्तों मिथाइल या मैथिल आइसोसाइनाइड दोस्तों, तो दोस्तों जो भोपाल त्रासदी गैस जो थी, जो दोस्तों भोपाल त्रासदी गैस थी, तो दोस्तों ये कब हुई थी। दोस्तों डेट क्या है दोस्तों इसकी, तो दोस्तों या दोस्तों दो या तीन दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों ये, 2 या 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो हमारी ये लीक हुई थी। और दोस्तों जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी गैस थी ये, तो दोस्तों इस कंपनी का क्या नाम था जिस कंपनी से ये हुई थी, तो दोस्तों इस कंपनी का नाम था क्या, यूनियन, क्या नाम था इसका, यूनियन कार्बाइड। इस कंपनी का नाम क्या था दोस्तों, यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था इस कंपनी का, नाम क्या था दोस्तों, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जिससे हमारी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। और दोस्तों ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी ना, तो दोस्तों इससे कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो भैया इससे लगभग कितने, 3,000, भाई 3,000 लोगों की इसमें क्या होती दोस्तों, इस गैस से मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो भैया जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो वो दोस्तों हमारे आंध्र प्रदेश में, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये किस जिले में स्थित है, तो भैया ये जो है आंध्र प्रदेश के, दोस्तों आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, तो भैया नेल्लूर, कहाँ पे है, नेल्लूर जिले में है। आपसे पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, तो नेल्लूर जिले में है। और दोस्तों ये पूछ सकता है कि किस तट पर स्थित है, तो दोस्तों यदि हम तट की बात करें तो दोस्तों तट किस पे है, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी पे है। बंगाल की जो खाड़ी का बंगाल की खाड़ी के तट पर क्या है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। आपसे तट के बारे में पूछ सकता है। और दोस्तों बूझले किस द्वीप पर स्थित है, तो भैया अगर द्वीप की बात आए तो किस द्वीप पर है दोस्तों ये, तो ये है श्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। यदि आपसे द्वीप की बात पूछ ले तो कहाँ पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर है। और आपसे पूछ ले भैया झील कौन सी है, वो किस झील पर स्थित है, तो भैया झील है वो पुलिकट झील। कौन सी है, पुलिकट झील। तो दोस्तों आपको इसको भी याद रखना है। और दोस्तों यदि बात करें हम, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो दोस्तों इसके वर्तमान में निर्देशक कौन है, कौन भैया इसके वर्तमान में निर्देशक कौन है, निर्देशक। तो दोस्तों जो वर्तमान में इसके निर्देशक की बात करी जाए तो वो कौन है, तो भैया वो है श्री, कौन है भैया, श्री पदम कुमार, पदम श्री पदम कुमार ES है। कौन है भैया, श्री पदम कुमार ES है। आपको इसे भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों यहीं पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले इसरो की बात आ जाए, तो भैया इसरो की यदि आपसे पूछ ले तो इसरो की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो क्या है, तो दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस, आपसे एक एग्जाम में पूछ सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च, क्या है, RES, रिसर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। दोस्तों इसरो का जो हेड क्वार्टर है, इसरो का हेड क्वार्टर भैया कहाँ पर है,
तो वो कहाँ पर भैया, बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसरो का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, बेंगलुरु में। आपको इसको ध्यान रखना है। यदि दोस्तों हम बात करें इसके वर्तमान हेड कौन है, तो दोस्तों वी आर नारायण, वी आर नारायण क्या है दोस्तों, इसके वर्तमान में हेड है। आपको इसरो के बारे में इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भैया आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यूनेस्को का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो भैया वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों यूनेस्को में जो यूएन है इसका मतलब क्या होता है भैया, तो भैया इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन होता है। यूएन का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। यूएन का इसमें यूएन का फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, NATION। क्या हो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन है। जबकि दोस्तों बात करें ई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ई का मतलब होता है एजुकेशन। क्या होता है भैया, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन होता है। एस का मतलब क्या होता है भाई, तो दोस्तों एस का मतलब होता है यहाँ पर साइंटिफिक। क्या होता है, साइंटिफिक होता है। क्या होता है, साइंटिफिकेशन होता है, साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक हो जाएगा। और दोस्तों बात करें सी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो दोस्तों सी का मतलब होता है कल्चरल। क्या हो जाएगा, कल्चरल हो जाता है, क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। और दोस्तों ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शॉर्ट में लिखता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों यदि बात करें यूएनओ की, दोस्तों यूएनओ का जो गठन कब हुआ था, तो वही 16 नवंबर कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 में। इसका गठन कब होता है यूनेस्को को, 16 नवंबर 1945 को होता है। यूनेस्को में जो वर्तमान में सदस्य कितने देश हैं, कितने सदस्य इसके देश हैं, तो भाई 194 सदस्य देश हैं वर्तमान में इसके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो प्रथम वित्त आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1951 में हुई थी। यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें जो वित्त आयोग है, ये कैसा संवैधानिक निकाय है दोस्तों, मतलब कैसा निकाय है। तो दोस्तों जो वित्त आयोग है वो कैसा कैसा दोस्तों संवैधानिक निकाय है। कैसा संवैधानिक निकाय है। अब दोस्तों जब संवैधानिक निकाय यानी कि इसका जिक्र संविधान में होगा, तो दोस्तों संविधान में इसका जिक्र किस आर्टिकल में है, आपसे आर्टिकल पूछ सकता है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है। तो भैया वो आर्टिकल किस में आता है, तो आर्टिकल 280 में हमारा वित्त आयोग आता है। ठीक है। और दोस्तों जो वित्त आयोग है इसका गठन कौन करता है, तो भैया हमारे क्या करते हैं, राष्ट्रपति। कौन करते हैं वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है। और दोस्तों कितने वर्ष के लिए होता है इसका गठन वित्त आयोग का, तो भाई 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता, 5 वर्ष के लिए होता है। और दोस्तों बात करें वित्त आयोग की, जो हमारा वित्त आयोग है दोस्तों इसकी संरचना की बात करें, तो भाई इसमें क्या होता है, एक इसमें अध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक इसमें अध्यक्ष होता है। और भैया इसमें 4 क्या होते हैं भैया, 4 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। 4 इसमें अन्य क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। आपको इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, आपसे पूछ ले कि जो प्रथम वित्त आयोग था, तो दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन था। जो पहला वित्त आयोग था इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे भैया, केसी नियोगी। आपको इन फैक्ट को ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले जो 12वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे भाई, जो हमारे 12वें वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो भैया वो कौन थे, सी रंगराजन। कौन थे, सी रंगराजन थे। कौन थे भाई, सी रंगराजन थे। आपसे पूछ ले 15वें वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग कौन अध्यक्ष थे, तो भैया वो कौन थे, NK सिंह। कौन थे, NK सिंह थे। यानी कि NK सिंह, या जिसको क्या कह सकते हैं नंद किशोर सिंह थे। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ ले वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो भैया वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों 16वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं अरविंद। कौन से भैया, अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है भैया, अरविंद पनगड़िया हैं। आपको इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो भैया इसको लाइक कर दो, और चैनल पर नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो भैया आप सभी जानते होंगे जो जो हमारी संविधान सभा थी उसका जो पहला सत्र कब हुआ था? तो भैया 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी ये संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, तो इसका गठन कब हुआ था? तो भाई जो संविधान सभा की जो स्थापना कब हुई थी, यानी गठन कब हुआ था? तो भैया 6 दिसंबर कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दोस्तों ये फ्रेंच प्रथा के आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ, जो दोस्तों संविधान सभा, जो दोस्तों आपको पता होगा जो संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था, तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो पहला संबोधन या दोस्तों पहले स्पीकर कौन बने थे? जो संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था उसमें जो पहला संबोधन या पहले स्पीकर कौन बने थे? तो भाई वो कौन होते? जेबी, कौन बने? जेबी कृपलानी बने थे। जेबी कृपलानी बने थे। ठीक है, आपको इन पॉइंटों को याद रखना है, जेबी कृपलानी बने थे। और दोस्तों जो पहली सभा हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष बने थे, इसके अध्यक्ष जो बने थे, जो कौन थे? सच्चिदानंद, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कौन से? सच्चिदानंद 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 सिन्हा बने थे इसके अध्यक्ष, जो कि दोस्तों कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे। कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, यदि दोस्तों हम बात करें यहीं पर ही, तो दोस्तों संविधान की सेकंड बैठक यानी कि दूसरी जो बैठक कब हुई थी? तो भैया वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, पहली बैठक के 2 दिन बाद। और दोस्तों जो इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों यही हमारे क्या बने थे आगे चल के? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। आपको इन पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें संविधान की जो तीसरी बैठक थी, संविधान की जो तीसरी बैठक थी वो कब हुई थी? तो भैया तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और दोस्तों जो इसमें क्या हुआ था हमारा दोस्तों? इसमें हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था। क्या आया था दोस्तों? इसमें हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था, जो किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और यही हमारे भारत के क्या बने थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगी कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता या एडवाइजर कौन था? एडवाइजर की बात करें हम, एडवाइजर कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों कौन थे? BN राव थे। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों जो BN राव है ना दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें ही संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इन्हें ही कहा जाता है संवैधानिक, इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो भाई कौन था? BN राव जी थे हमारे। ठीक है, और दोस्तों BN राव जी ने ही क्या बनाया था? संविधान का जो पहला प्रारूप किसने बनाया था दोस्तों? इन्होंने ही बनाया था, BN राव जी ने। आपको इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों हमें बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों ये क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये जीवों को संरक्षित करने के, ये जो बायोस्फीयर क्या होते हैं दोस्तों? जिनको BSR भी बोल देते हैं हम, शॉर्ट में BSR यानी बायोस्फीयर रिजर्व भी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये क्या होते हैं? तो दोस्तों ये जीवों को संरक्षित करने की सरकार की एक योजना होती है बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपसे पूछा कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो दोस्तों वो कौन सा था? तो दोस्तों वो था नीलगिरी बायोस्फीयर था। यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व कब चुना गया था ये हमारा नीलगिरी? तो भाई ये 1986 में चुना गया था। कब चुना गया था? 1986 में चुना गया था। ठीक है, और दोस्तों यदि मैं बात करूँ वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हमारे? तो दोस्तों वर्तमान में हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने? 18 हैं। आपको इसको याद रखना है। बात करें सबसे बड़ा, दोस्तों सबसे बड़ा BSR कौन सा है हमारा? यानी कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों हमारा? तो दोस्तों कौन सा है? वो कच्छ का है। कच्छ का है दोस्तों, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? जो गुजरात में पड़ता है। और दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये किसके लिए?
ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और दोस्तों यार बात करें यहीं पर हम सबसे, जब सबसे बड़ा होगा तो भैया सबसे छोटा कौन सा होगा फिर? तो भैया जो सबसे छोटा है कौन सा? सबसे छोटा BSR कौन सा है हमारा? सबसे छोटा BSR की बात करें तो भैया कौन था है? तो वो कौन था? डिब्रूगढ़ है। कौन सा है भैया? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ है। कौन सा है? डिब्रूगढ़ है। और दोस्तों कहाँ पड़ता है भैया? तो ये असम में पड़ता है। ये सैखोवा कहाँ पड़ता है? सैखोवा, सैखोवा, सैखोवा असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सैखोवा असम में पड़ता है। दोस्तों आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो भाई प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो भैया हम करते हैं लक्स मीटर का। यानी कि दोस्तों हमारा C ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों बात करें एनोमीटर, जो हमारा एनोमीटर है इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो भैया वायु का, वायु की स्पीड मापने के लिए, यानी कि वायु की स्पीड या वायु का वेग मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बात करें कैलोरीमीटर, किसका उपयोग क्यों करते हैं भैया? ऊष्मा, ऊष्मा दोस्तों या हीट का मेजरमेंट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कैलोरीमीटर करते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग क्यों करते हैं फिर भैया? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं विमान यानी कि जो वायुयान, विमान यानी वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, यानी कि जो हमारा जहाज है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसे मापने के लिए हम क्या करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण हमारे जो मतलब मीटर हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इनको भी ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछ ले एमीटर, एमीटर जो है ये इस एमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं भाई? तो भाई ये विद्युत धारा, किसका उपयोग? विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एमीटर करते हैं। आपसे पूछ ले एरोमीटर, किसका? एरोमीटर का उपयोग, एरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं भाई? तो दोस्तों वायु या, ठीक है, वायु या गैस, जो वायु या गैस का घनत्व मापने के लिए करते हैं। इसके लिए वायु या गैस का घनत्व मापने के लिए करते हैं। ठीक है। आपसे पूछ ले बैरोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बैरोमीटर। तो भैया बैरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं हम? तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों किस लिए हम? वायु दाब मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। आपसे पूछ ले फेरोमीटर, किसका? फेरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, फेरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो भाई समुद्र की गहराई के लिए करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फेरोमीटर करते हैं। आपसे पूछ ले हाइग्रोमीटर, किसका? हाइड्रोमीटर का उपयोग। तो भैया हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो भाई इसका उपयोग करते हैं हम द्रव का घनत्व मापने के लिए, द्रव का घनत्व मापने के लिए करते हैं, घनत्व मापने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पायरोमीटर, किसका भैया? पायरोमीटर का, पायरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं भाई हम? तो भैया ऊंचे यानी कि हाई टेम्परेचर मापने के लिए, हाई ऊंचा तापमान मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको इसका भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएच पैमाने में पी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों भैया सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच पैमाने की, हम फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों पीएच पैमाने की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों वो होती है पोटेंजन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है दोस्तों? पोटेंजन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पोटेंजन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंजन यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। यानी कि पोटेंजन क्या होती है हमारी? पोटेंजन, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि जो हमारा पीएच पैमाना होता है वो कितने नंबर से कितने तक होता है? तो वह पीएच पैमाना जो हमारे कितने से कितना 0 से 14 तक होता है। और दोस्तों जो इसमें 7 क्या होता है दोस्तों? इसमें उदासीन होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले 0 से ऊपर
और 0 से ऊपर और दोस्तों 7 से नीचे, तो वो उसकी कैसी प्रकृति को दर्शाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। किसको? अम्लीय अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि 0 से अधिक और 7 से कम वो अम्लीय होगा। भाई 7 पर तो उदासीन होता है, यानी कि जैसे जल है हमारा, वो क्या है, उदासीन हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपसे कहने लगे 7 से ऊपर और 7 से ऊपर और 14 तक, 7 से ऊपर या 14 तक वो क्या होगा दोस्तों? वो किस प्रकृति को दर्शाएगा? वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहाँ की है? तो भैया मधुबनी कहाँ की है? तो दोस्तों वो कहाँ की है? बिहार की है, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो मधुबनी पेंटिंग है ना, तो दोस्तों इसे ही अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भाई इसे ही हम जानते हैं मिथिला, इसे क्या कहते हैं? मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। दोस्तों बात करें बंगाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग कौन सी है? तो दोस्तों बंगाल की अल्पना। क्या है भैया? अल्पना पेंटिंग है। ठीक है। बात करें हम महाराष्ट्र की पेंटिंग कौन सी है? तो भैया बारली। आपसे पूछ लिया बारली पेंटिंग या रंगोली पेंटिंग, क्या हो जाएगी? रंगोली पेंटिंग। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। या दोस्तों ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया पंजाब की पेंटिंग कौन सी है? तो दोस्तों फुलकारी। कौन सी है? फुलकारी पेंटिंग कौन सी कहाँ की दोस्तों? पंजाब की है। ठीक है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि कलमकारी, कौन सी? कलमकारी कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? तो भैया वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। दोस्तों आपसे पूछ ले पट्टचित्र जो पेंटिंग है ये कहाँ की है? तो भाई ये कहाँ की है? ओडिशा की है। कहाँ की है? ओडिशा की। दोस्तों इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।